and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी बधाई। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी से जल्दी सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों भाई बंधुओं के पास, ताकि और भी लोग जुड़ सके। क्रिसमस स्पेशल सेशन है। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक पूरी सेट की रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, ग्रुप डी के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सभी लोग फटाफट से एक बार जुड़ जाइए आज के इस शानदार सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। जो भी लोग जुड़ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग और सभी को क्रिसमस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार सेशन को, जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं तो एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे भाई देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन के साथ। तो रेडी हो जाइए आप सभी लोग फटाफट से आंसर करने के लिए इस शानदार क्वेश्चन का। तो जल्दी से आंसर करना शुरू कर दीजिए कि द मीन ऑफ द गिवन डेटा, बोलता है कि गिवन डेटा का मीन बताइए क्या होगा। तो आपको टाइम में दूंगा 30 सेकेंड का, उसी 30 सेकेंड में आपको इसका आंसर जो है दे देना है। तो जल्दी से बताइए 12, 51, 22, 42, 32 और 18, बोलता है इसका मीन क्या होगा। मीन का मतलब जानते हैं, मीन, मीडियन, मोड, 3 टर्म होता है जो हम लोग डिस्कस करते हैं किस में, स्टैटिस्टिक्स पार्ट में। तो आपको अगर बात करें मीन का मतलब यहाँ माध्य का मतलब, तो माध्य का मतलब क्या है, मीडियन का मतलब क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, और मोड यानी कि बहुलक क्या होता है। ये 3 चीज तो आपको जानना ही जानना है। बेसिक टर्म्स है, हमेशा क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। खास करके रेलवे एनटीपीसी की बात करें, ग्रुप डी की, तो एक क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है। तो मेरे भाई मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। और एवरेज कैसे निकालते हैं, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ऑब्जर्वेशंस के सम में अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तो ये निकल के क्या आ जाता है, तो आप बोलेंगे सर ये निकल के आ जाता है आपका मीन। तो जरा सा निकाल लीजिए, फटाफट से जोड़ लीजिए। तो कितना बन जाएगा, 8 और 2 10 और 2 कितना, 12 और 2 14 और 1 15 और 2 17 का कितना, 7 बच गया कितना, 1। तो 1 और 1 2, 3 2 5, 4 9, 2 11, 5 16 और 1 कितना, 17, मतलब 177। भाई कितना करना होगा, तो 1 टर्म 2 टर्म 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर लीजिए। तो कितना मिल जाएगा, 6 दूना 12, 5 17, यानी कि 57। 9 टाइम करेंगे 54 आ जाएगा, फिर 5 टाइम मतलब 29.5। ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, बहुत आसान क्वेश्चन था, सबको समझ आ गया। अब आगे आइए, अब यहाँ क्या बोला गया है, बहुत शानदार एक सवाल और है मेंसुरेशन का। बोलता है 2 क्यूब है आपके पास और दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर क्यूब, और बोलता है कि दोनों को ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड। 2 ठो क्यूब है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कुछ इस तरीके का कहना चाह रहा है। मैं फिगर दिखा देता हूँ कि एक आपका क्यूब ऐसा ही है, देखिए इस तरीके का एक क्यूब आपको दिया गया है, इस तरीके का, ठीक है ना। 3 डायमेंशनली सोचना है। इसी में एक क्यूब को और अटैच कर दिया गया है कुछ इस तरीके से, ऐसे क्या किया गया है, अटैच कर दिया गया है। तो बोलता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो अब जो ये जो क्यूबॉइड जैसा फिगर बन गया ना, इसका आपको निकालना है सरफेस एरिया। तो एक बात बताओ मेरे भाई, क्या अगर एक क्यूब जिसकी वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी स्लाइड अगर निकालना चाहूं मैं, तो 5 निकल के आ जाएगी क्या। तो क्या आप बोलेंगे इसके ब्रेथ में कोई चेंज हुआ है, तो आप बोलेंगे नहीं सर। इसके हाइट में कोई चेंज हुआ है, तो आप बोलेंगे नहीं सर। इसके लेंथ में कोई चेंज हुआ है, तो आप बोलेंगे हाँ सर हुआ है। 5 और 5 मिलके कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, ऐसा हो गया। तो अब तो आप निकाल सकते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया अगर बात करें क्यूबॉइड का, सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूबॉइड का, यानी कि घनाभ की बात करें तो आपको पता है ना 2 इंटू एल बी
प्लस बी एच प्लस एच एल, यही फॉर्मूला लगेगा। तो बस सिंपली लगा दीजिए ना, 2 इंटू एल बी, लेंथ कितना है 10, ब्रेथ कितना है 5, कितना हो गया 50 हो गया, प्लस बी एच, बी कितना है 5, एच कितना है 5, कितना हो गया 25 हो गया, प्लस एच एल, तो एच कितना है 5, एल कितना है 10, तो ये भी कितना हो गया 50 हो गया। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 125 आ जाएगा। तो 2 इंटू 125 यानी कि आप बोलेंगे 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है सभी को, अच्छे से समझ में आ गई चीजें, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन परसेंटेज का है। खास करके अगर बात करें परसेंटेज में, जो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि एक परीक्षा में एक स्टूडेंट 35 मार्क्स ऑब्टेन करता है और फेल हो जाता है 40 मार्क्स से। ये भी दिया है पासिंग परसेंटेज 33.33 है, तो क्या डिफरेंस है पास मार्क्स में और मैक्सिमम मार्क्स में। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान, जल्दी से बता दीजिए। इतना आसान सवाल आपको रेलवे में पूछा ही जाता है, खासकर ग्रुप डी की बात करें तो आना ही आना है, ऐसे ही सवाल आते हैं। तो देखिए, एक एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट कितना मार्क्स लाया, 35 मार्क्स लाया, फेल कितना से हो गया 40 मार्क्स से। अब एक बात बताओ, 35 मार्क्स आपने ऑब्टेन किया, आप फेल हो गए 40 मार्क्स से, इसका मतलब पास करने के लिए अगर आपको 40 मार्क्स और मिल जाता तो क्या आप पास नहीं कर जाते, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल पास कर जाते सर। तो पासिंग परसेंटेज कितना है 33.33, मतलब ये कहा जा सकता है कि 33.33% यानी कि जो 1/3 वैल्यू है, 1/3 की वैल्यू ही तो ये है, पूरा की पूरी 75। बोलिए हाँ या ना। तो इसका मतलब पूरी वैल्यू अगर निकालना हो 1 यूनिट तो कितना बोलेंगे, तो आप बोलेंगे ना सर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 225, 15 का 5 1, 3 7 21 1 भाई 225। और पासिंग मार्क्स कितना है आपका 75 है सर। दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कर लीजिए तो निकल के आ जाएगा 150 मार्क्स। तो ये आपका आंसर हो गया 150। बहुत आसान, कोई दिक्कत। पूरी मार्क्स निकालना होगा तो 1 की वैल्यू चाहिए ना मेरे भाई। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर परसेंटेज में क्यों नहीं निकाले, वो भी निकाल सकते, 33.33% को लिखना होता, 75 फिर 100 निकालना होता, बात तो एक ही है ना। आप इस तरीके से जाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्लियर, समझ गए सभी लोग। चलिए हाँ, देखिए जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर इसका। A sum of money becomes 2 times in 4 year at compound interest, then how many times will it become in 14 year। बोलता है 4 सालों में डबल हो जाता है, तो 14 सालों में बताइए कितना गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी बता दीजिए सभी लोग फटाफट से, आपका टाइम समय जो है शुरू होता है अब। जल्दी से फटाफट से आंसर करना शुरू कर दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, तो 14 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। बहुत शानदार सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत सारे लोग भी आंसर कर ही रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए क्या बोला है कि कोई प्रिंसिपल है, डबल हो जाता है, 4 साल का टाइम लगता है। मान लो प्रिंसिपल 1 रुपया है, कोई अमाउंट प्रिंसिपल 1 है, डबल का मतलब क्या, अमाउंट, अमाउंट कितना हो जाता है 2 रुपया, ऐसा बोला गया। तो 1 से 2 होता है तो 4 साल लगता है। अगर मैं इसको बेसिक्स आपको समझाऊं तो लिखेंगे 2 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 प्लस आर बाई 100, और इसका पावर क्या लिखना होगा 4। ऐसा ही ना मतलब हुआ, बताओ हाँ या ना, सभी लोग बताओ जल्दी से, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। मतलब कहने का, अगर मैं निकालूं 1 प्लस आर बाई 100, अगर इसका पावर मैं 2 की वैल्यू निकालना चाहूँ, मान लो मैं 2 की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट है, बताओ हाँ या ना। तो क्या यहाँ √2 हो जाएगा क्या, बोलो हाँ या ना जल्दी से। कहने का सेंस ये है कि आपको चाहिए कितने साल के लिए, तो आपको चाहिए 14 वर्ष के लिए, और टाइम पता है क्या 4 वर्ष का। तो क्या आप ऐसा लिखेंगे कि देखिए, तो अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप देखेंगे कि 2 वर्ष में जो भी प्रिंसिपल है वो कितना टाइम्स कहलाएगा, √2 टाइम्स। मैंने इसलिए ये निकाला 2 ईयर्स का, क्योंकि आपके पास 14 ईयर्स का टाइम है। 14 ईयर्स को डायरेक्टली नहीं लिखा जा सकता, पहले लिखना होगा कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, फिर लिखना होगा फिर कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, 4 4 कितना हो गया 8, फिर लिखना होगा 4 साल के लिए, तो 12। अगली बार 4 साल कंप्लीट नहीं है,
2 साल कंप्लीट है। तो आपको पता है कि एक बार 4 साल के लिए डबल होता है तो 1 से 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर 1 से 2 टाइम्स हो जाएगा इस 4 साल के लिए, फिर थर्ड वाले 4 साल के लिए सर 1 से 2 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन इस 2 साल के लिए आपको मैंने दिखाया कितना हो जा रहा है, तो 1 से √2 टाइम्स। तो आप क्या लिखेंगे आंसर? फाइनली लिखेंगे सर 1 से बन जाएगा ये 8√2 टाइम्स, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन बहुत लोग नहीं समझे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो आप बनाए नहीं है। आप तो वो 4-4-4 वाला बनाए थे, तो आपको तो इस टाइप से करने को लगा होगा इस क्वेश्चन में, लेकिन वो ऐसा है नहीं। देखो मेरे भाई, फिर से मैं एक बार समझाता हूँ कि मान लो प्रिंसिपल आपके पास अगर 1 रुपया है, सोचो जरा सा, ये डबल हो गया, मतलब अमाउंट हुआ होगा ना, कितना हो गया? 2 रुपया हो गया। टाइम कितना लगा? 4 साल लगा ना, 4 साल। अब आपको बोला गया कि बताइए 14 ईयर्स में कितना गुना हो जाएगा प्रिंसिपल। तो मैं क्या किया, अगर प्रिंसिपल 1 है, अगर 4 साल का टाइम लगा, मान लो 4 साल का, तो अमाउंट हो गया 4 गुना। ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर आगे के अगर 4 साल की बात करें, तो आप बोलेंगे कि यहाँ से फिर से सर ये 4 गुना हो जाएगा। सॉरी, 4 साल में 2 गुना हो गया, सॉरी सर, 4 साल में 2 गुना हो गया, तो आगे के 4 साल में फिर 2 गुना हो जाएगा। तो 2 से ये हो जाएगा फिर से 2 गुना कितना? 4। आगे के फिर 4 साल में कितना हो जाएगा? 2 गुना, तो फिर हो जाएगा 8। लेकिन इसके बाद जो है, इसके बाद मतलब 12 साल के बाद आगे का 4 गुना होता, तभी ना आप 16 टाइम्स लिख पाते। आगे का 4 साल नहीं है, तो आगे का तो 2 ही साल है, तो 2 साल में होता कितना है? तो आपको पता यहाँ से चल चुका है कि सर ये प्रिंसिपल अगर 1 है, तो अमाउंट बनता है 2 और टाइम लगता है कितना? 4 साल। ऐसा। तो अगर मैं स्क्वायर रूट कर लूँ दोनों ओर, तो आप बोलेंगे नहीं कि सर ये √2 बन जाएगा, ये तो 1 का 1 ही रहेगा, और ये 1 प्लस r/100 और ये पावर में 2 हो जाएगा। मतलब इस सेंटेंस से, मतलब सॉरी, इस एक्सप्रेशन से या इस इक्वेशन से आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये 2 साल में सर प्रिंसिपल 1 से √2 टाइम्स हो जा रहा है। मतलब कहने का कि आगे के 2 ईयर्स में ये कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब 8 है तो 8√2 बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 ईयर में क्या बोलेंगे? 8√2 टाइम्स। क्लियर? अब समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान सा सवाल है। ऐसे सवाल तो कितने क्वेश्चन मैंने दिखाए हैं। हाँ, थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसलिए मैं क्लास इस तरह से ले रहा हूँ। देखिएगा, क्या बोला गया है कि ए और बी जो है एक वर्क को 5 दिन में करते हैं, बी और सी 6 दिन में करते हैं, सी और ए 10 दिनों में करते हैं। तो बोला कि बी को कितना टाइम चाहिए वर्क को कंप्लीट करने के लिए। सिर्फ बी के बारे में पूछा गया है। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन का जवाब तो सबको आना चाहिए, सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब जो है दे सकते हैं। देखिए, बहुत आसान सा सवाल है मेरे भाई। ए प्लस बी जो है कितने दिन में करता है? 5 दिन में। अच्छा, बी प्लस सी कितना में करता है? 6 दिन में। और सी प्लस ए कितना में करता है? 10 दिन में। सबसे पहला काम क्या है कि इसका एलसीएम लेके वर्क निकालना। तो पहले एलसीएम लेके वर्क निकाल लीजिए। 5, ये 6 और ये 10। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी से। 30। ये आप याद रखें, जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि टाइम एंड वर्क के सवाल में जो टाइम गिवन है ना, पहले उसका एलसीएम निकाल के क्या करें? वर्क ले लें। अगर मान लीजिए 30 वर्क है, ए प्लस बी 5 दिन में करता है, तो एक दिन में 6 यूनिट वर्क करेगा क्या? बोलो हाँ या ना। बी प्लस सी एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट करेगा क्या? बोलो हाँ या ना। सी प्लस ए एक दिन में कितना? 3 यूनिट वर्क करेगा क्या? बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत है? कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये तीनों मिल करके अगर वर्क करता है एक दिन में, तो सभी लोग बोलेंगे कि सर ये डबल डबल वर्क हो जाएगा, ए का, बी का और सी का। वो कितना हो जाएगा? 6 5 11 और 3 मिला के कितना? 14। मतलब अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी की बात करें तो क्या निकल के आ जाएगा? 7 निकल के आ जाएगा। मुझे तो बी से काम कंप्लीट करवाना है। बी से करवाने का मतलब सी प्लस ए की एफिशिएंसी को माइनस कर लेंगे, तो क्या बी की एफिशिएंसी नहीं बच जाएगी? तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो ए प्लस बी प्लस सी की 7 है, सी प्लस ए की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो 7 माइनस 3, तो आप बोलेंगे 4 यूनिट हो जाएगी। और मुझे कितना वर्क कराना पड़ेगा? टोटल वर्क कितना है? 30। तो टाइम कितना हो जाएगा? 30/4, यानी कि आप बोलेंगे 7 होल 1/2। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अरे वर्क भी पता है, एफिशिएंसी भी समझ में आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी 7 था,
सी प्लस ए 3 है तो कितना बच जाएगा बी का, ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर लीजिए, सी प्लस बी का एफिशिएंसी तो ऐसे ही बच जाएगा 4, फिर आप डिवाइड कर लीजिए आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन में एक बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, रेशियो बेस्ड, जल्दी से करिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि रेशियो के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाना चाहिए। टेक्निक तो आपको मैंने बताया है, प्लॉटिंग मेथड। प्लॉटिंग मेथड में क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल में दिया था कि देखेंगे जो गवर्नमेंट का जो जमीन वमीन पड़ा रहता है ना, घर के आसपास आपके होगा, तो लोग क्या करते हैं, जिसके घर के आसपास है पहले वही उस पर जो है अपना मन से जो है कुछ ना कुछ मतलब क्या करते हैं कि कब्जा करने का या जो भी करने का यूज करने का पहले काम वही करते हैं। नहीं, यूज करने का पहले काम वही करते, बाहर से कोई और उसको यूज नहीं ना करता, बगल वाला आदमी पहले उस पर हक जमाता है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ देखना प्लॉटिंग मेथड में कि ए इज टू बी दिया, बी इज टू सी दिया, सी इज टू डी दिया, तो पहले आप ए बी सी डी लिख लेंगे पूरा, ए बी सी डी पूरा लिख लिए। तो ए इज टू बी 2 इज टू 3 है, लिख लीजिए 2 इज टू 3, बी इज टू सी 2 इज टू 4 है, लिख लीजिए 2 इज टू 4, सी इज टू डी है 2 इज टू 5, लिख लीजिए 2 इज टू 5। ऐसा ऐसा लिख लीजिए, ऐसा लिख लीजिए। तो ए इज टू डी पूछा गया, तो आपको क्या करना है आगे जो है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जगह खाली दिख रहा है ना सी के नीचे और डी के नीचे, हॉरिजेंटली आपको क्या करना है, बगल में इसी नंबर को भर देना है 3। मैं अलग कलर से इसको फिल करता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे, इसमें 3 और आगे भी 3। इस लाइन में आप देखेंगे तो आगे क्या लिखना होगा, डी के जगह 4 और ए की जगह क्या लिखना होगा 2, और लास्ट लाइन में देखेंगे तो क्या लिखना होगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी, जो जो खाली है पुट कर दीजिए। अब सबका मल्टीप्लाई करिए, तो ए का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, डी का करिए फाइनली इसका मल्टीप्लाई, 5 4 जा कितना 20 इंटू 3 कितना हो गया 60। तो आपको तो ए और डी ही ना चाहिए, तो आप कुछ मत करिए, इसी का रेशियो निकाल दीजिए, 4 2 जा 8, 4 से 15, तो करेक्ट आंसर कौन सा 2 इज टू 15, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखो डेली क्लास मेरी रहती है, जो लोग बाद में जुड़े हैं या लेट से जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि रेलवे का देखिए, रेलवे का एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी डेट आ गया है, ग्रुप डी का भी डेट आ ही चुका है। तो अब टाइम वेस्ट एकदम नहीं करना है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर जुड़ रहे हैं, उनकी तो बात ही कुछ और है, अभी तो उनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो गई होगी और हो रही भी है। और जितने भी लोग हैं जो अभी तक जो है शुरू नहीं किए हैं, बहुत लोग ये इंतजार में हैं कि रिजल्ट आएगा तो शुरू करेंगे, मेरा मुझे फॉर्म फिल करने का मौका, मुझे जो सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जो है बहुत लोग के दिमाग में आ जाता है। या बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ग्रुप डी की प्रिपरेशन करते हैं, तो ग्रुप डी की भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी तो गोल्डन टाइम है ना, एग्जाम से 2 महीना पहले का। तो धुआंधार प्रैक्टिस की अभी आपको जरूरत है, आपको टॉपिक पे जब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ लिए हैं उसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। और वो प्रैक्टिस सेशन डेली मैं 5:30 में यहाँ पर लेके आता हूँ आपके महेंद्राज के यूट्यूब चैनल पे, तो आप डेली जो है मेरे साथ 5:30 में जुड़ सकते हैं। और जितने भी लोग आप सभी में यूपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या लेखपाल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेखपाल के लिए, तो वो सब मेरे साथ डेली जुड़ा करें। मैं इस बैच को दिन में 1 बजे पढ़ाता हूँ महेंद्र के यूट्यूब चैनल पे, और बिल्कुल बेसिक से चीजें होती है यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक से एक एक बात मैं समझाता हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट मैं पहले देता हूँ और उसके बाद प्रैक्टिस होती है। तो ये सेशन आपके लिए और भी बेहतर होने वाला है, जो दोपहर में 1 बजे चलती है। तो जुड़ना कोई नहीं भूलना, डेली याद रख लो, रिमाइंडर सेट कर लो और डेली मेरे साथ जुड़ा करो। लेखपाल यूपी कांस्टेबल के लिए 1 बजे और रेलवे के लिए इवनिंग में 5:30 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बनाइए, 30 सेकंड इस ऐसे क्वेश्चनों के लिए पर्याप्त होते हैं। एक शॉपकीपर जो है मार्क प्राइस फिक्स करता है कॉस्ट प्राइस से 45% एवं, और बोलता है कि उसका गेन 16% का है, तो डिस्काउंट कितना होना चाहिए, ये आपसे बोला जा रहा है। तो मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कर ही सकते हैं आप लोग। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा आंसर। 45% एवं मार्क पहले कर लिया है, तो 45% एवं मार्क करने का मतलब समझते हैं कि मान लीजिए 100 रुपया का आपका जो है 100 रुपया कॉस्ट प्राइस का आपका आर्टिकल है, 45% एवं मार्क करने का मतलब कितना 145 मार्क करना, बोलो यस और नो, सिंपल है।
और कितना लाभ चाहिए आपको, 16% का गेन चाहिए। इसका मतलब 100 का सामान है तो 116 रुपया में बेचना होगा। 16 का गेन का मतलब क्या है, 116 में बेचना होगा। तो बताइए कितना का छूट दिया गया। तो आप बोलेंगे सर 145 माइनस 16, बोलो यस और नो। तो आप बोलेंगे सर 29 का 29, 29 से 35 10 45, 29 का क्या करना होगा, डिस्काउंट कितना में देना होगा, तो 145 में देना होगा और इंटू 100। अरे डिस्काउंट तो एमआरपी पे ना दिया जाएगा, तो एमआरपी कितना है 145 है और सेलिंग प्राइस कितना है 116 है। डिस्काउंट कितने का मिलेगा, तो 29 का मिलेगा। कितने पे, 145 पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20%। है ना आसान, बोलिए यस और नो। कितना इजी सा क्वेश्चन है, सबको समझ में आना चाहिए और सबका आंसर भी आ जाना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है किन्हीं को, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन एक और आपके सामने है कि दो ट्रेन है जो कहाँ जा रही है, बेंगलोर टू चेन्नई जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर से एंड 100 किलोमीटर पर आवर से। बोलता है इफ द ट्रेन विद स्लोअर स्पीड स्टार्ट 1 आवर बिफोर देन फाइंड द टाइम ऑफ टेकन बाय सेकंड ट्रेन टू कैच द फर्स्ट ट्रेन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें टाइम का जो डिफरेंस है ना उसको खत्म कर देना है। इतना ही टारगेट रखेंगे तो क्वेश्चन का जवाब तुरंत मिल जाएगा। देखिए क्या बोला, मैं आपको समझाता हूँ कि दो ट्रेन है, कहाँ से कहाँ जा रही है, बेंगलोर से चेन्नई। तो मान लीजिए ये बेंगलोर है और यहाँ क्या है, चेन्नई है, जा रही है। किस स्पीड से जा रही है, तो बोलता है कि 80 किलोमीटर पर आवर से और 100 किलोमीटर पर आवर से, ऐसा ही लिखा गया है 100 किलोमीटर पर आवर से। अब देखिएगा बोलता है कि इफ द ट्रेन विथ स्लोअर स्पीड स्टार्ट 1 आवर बिफोर, बिफोर मतलब कहने का कि जब ये ट्रेन चली होगी ना फास्टर वाली, उससे 1 घंटा पहले ये ट्रेन स्लोअर वाली चल चुकी है, तो 1 घंटे में स्लोअर वाली कितनी चली जाएगी, तो स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे में जो डिस्टेंस कवर होगा वो 80 किलोमीटर का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और अब क्या हुई कि 1 घंटा पहले वो चली थी, अब जो टाइम हो चुका है, मान लो ये चली थी 8 बजे, फास्टर चली है 9 बजे, एक एग्जाम्पल मैंने मान लिया। तो 8 बजे से ये चली होगी 1 घंटा, तो अब तो 9 बज चुके हैं ना, अब दोनों का टाइम सेम हो चुका है ना। ये 9 बजे से आगे से 80 किलोमीटर आगे से चलेगी और 9 बजे से जो फास्टर ट्रेन है वो बेंगलोर से चलेगी। लेकिन जो बीच का गैप है, इसी गैप को ना खत्म करना है। ये गैप खत्म हो गया तो कैच कर लेंगे ना ट्रेन को। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 80 किलोमीटर बाय रिलेटिव स्पीड। याद करो, सेम डायरेक्शन, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील हो तो जो रिलेटिव स्पीड होता है वो किसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड। तो एक 80 है और एक है 100, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 20। तो 20 किलोमीटर पर आवर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि इस स्पीड से उसको पकड़ेगी, 80 किलोमीटर कैच करेगी ट्रेन को, तो 80 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा, तो आप बोलेंगे सर 4 घंटे। तो 4 घंटे के बाद जो है क्या होगा, वो ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन पहले ट्रेन को पकड़ने में सक्षम हो जाएगी। तो क्या आंसर करना होगा, वही पूछा भी गया है, टाइम टेकन बाय सेकंड ट्रेन। सेकंड ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, सेकंड ट्रेन को लगेगा 4 घंटा और वो डिस्टेंस पहुंच जाएगी और मतलब उस ट्रेन को पकड़ लेगी जो पहले 1 घंटा पहले चल चुकी है स्लोअर ट्रेन। ठीक है ना, चलिए गुड। अगला देखिए, अरे वाह, एक सवाल और है, बहुत बढ़िया सवाल है एवरेज का। इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, बताओ तो बिना ऑप्शन के भी कैसे बताओगे, क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। आसान ही है वैसे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, जल्दी बताइए। क्या बोलता है कि एवरेज वेट जो है 8 स्टूडेंट का 1.5 केजी से बढ़ जाता है यदि 65 केजी वाला कोई बंदा जो है, कोई पर्सन जो है, इसको रिप्लेस किया जाता है न्यू स्टूडेंट से। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो पहले मैं आप लोगों को लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक यहाँ पर ये है कि अगर 8 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 1.5 केजी से क्या हो जा रहा है, तो बोलते हैं बढ़ जा रहा है। कब बढ़ जा रहा है, जब इसमें 65 केजी वाला से रिप्लेस किया गया नए स्टूडेंट को। तो आप इतना समझो कि 8 स्टूडेंट पहले था, 8 स्टूडेंट पहले था, उसमें से 65 केजी वाले को निकाल दिया गया। तो मान लो 8 स्टूडेंट का कुछ ना कुछ तो एवरेज रहा होगा ना, सर्टेन एवरेज, कुछ ना कुछ तो पहले एवरेज रहा होगा, जो भी रहा होगा। उसमें से 65 केजी वाला निकल गया। तो अगर 65 केजी वाला निकला, इसके जगह 65 केजी वाला ही अगर दूसरा आ जाता, 65 केजी वाला ही अगर दूसरा आ जाता, तो क्या कोई चेंजेज होता है एवरेज में, तो आप बोलते बिल्कुल नहीं सर। जितना निकला 65 केजी वाला उतना ही वाला दूसरा नया सम्मिलित हो गया, तो फिर चेंज किस बात का। अब लेकिन चेंज तो हुआ है,
1.5 kg जो है 1.5 kg एवरेज हर एक बच्चा का बढ़ा है। तो बच्चा है कितना 8, 1.5 kg बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, तो आप बोलेंगे सर 12, 1.5 एक का बढ़ा, 1.5 दूसरे का बढ़ा, 1.5 तीसरे का बढ़ा, 8 लोग हैं तो 15 8 120 यानी 12 और बढ़ गया, तो कुल मिला के कितना केजी का रहा होगा, 77 kg का। एक लॉजिक ये है लॉजिक से सॉल्व करना इस तरीके से। सेकेंड मेथड भी आप कर सकते हैं, देखिए कैसे। सेकेंड मेथड क्या होगा, सेकेंड मेथड ये होगा कि मान लीजिए कि 8 स्टूडेंट है, उसका एवरेज x है, तो 8 बच्चे का जो टोटल सम हो जाएगा वेट का वो 8x हो जाएगा। 65 वाला निकल गया तो माइनस कर लो 65। दूसरा एक बच्चा आ गया y kg वाला, तो लिखो y kg। अब देखो 8 बच्चा था, सबका सम लिख दिए हैं, उसमें से एक निकल चुका है बाहर, ये निकल चुका है बाहर, फिर दूसरा आ गया, तो फिर 8 में एक निकला तो 7, फिर एक बच्चा आ गया तो फिर हो गया 8, बच्चे में तो कमी आई नहीं, 8 का 8 रह गया, लेकिन जो पहले का एवरेज था उसमें 1.5 kg क्या हुआ, बढ़ गया। मतलब 8x माइनस 65 इक्व प्लस वाई इक्वल टू आप 8x प्लस क्या लिख सकते हैं, 15 8 120 12, तो 8x खत्म हो गया, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 12 प्लस 65, तो आप बोलेंगे कितना 77 kg। क्या बहुत डिफिकल्ट है, आसान है बिल्कुल, लॉजिक से भी बना सकते थे और चाहते था लिख के भी बना सकते थे, जैसे आपकी सुविधा लगे वैसे बनाए, कोई इशू नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पार्टनरशिप का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, कर सकते हैं सभी लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं कि ए और बी जो है एक व्यापार में पार्टनर है, बोलता है दे इन्वेस्ट इन द रेशियो 3:7, और किस रेशियो में इन्वेस्ट किए, 3:7 में इन्वेस्ट किए। एट द एंड ऑफ 8 मंथ, 8 महीने की समाप्ति पर बी क्या करता है, अपना सारा इन्वेस्टमेंट क्या करता है, निकाल लेता है। फिर बोलते हैं कि प्रॉफिट को डिवाइड किया गया है आपस में 9:14 में, तो बताइए ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम के लिए यूज किया गया, ये आपसे बोला जा रहा है। तो क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ए और बी पार्टनर है किसी बिजनेस में, जब ए और बी पार्टनर है तो हम लोग कह सकते हैं किस रेशियो में लगाया, 3:7 में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए और बी, कैपिटल को पहले लिखता हूँ यहाँ 3, यहाँ लिखता हूँ 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एट द एंड ऑफ 8 मंथ बी विथड्रॉ, तो आपको पता है ना कि जो प्रॉफिट का बंटवारा होता है वो इक्विवेलेंट कैपिटल के रेशियो में होता है। तो बोलता क्या है, एट द एंड ऑफ 8 मंथ, 8 महीने के बाद, तो 8 महीने तक तो इसका पैसा लगा रहा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर बोलता है अब क्या किया, अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल लिया, मतलब 8 महीने के बाद वो बिजनेस में नहीं रहा, लेकिन ए तो बिजनेस में रहा ना, ए तो शुरुआत ही किया था, तो ए पूरे के पूरे 12 महीने तक रहा, क्योंकि ए के बारे में तो नहीं बोला गया कि वो छोड़ के भाग गया, मतलब ए पूरे 12 मंथ तक काम किया, लेकिन बी कितना मंथ तक काम किया, 8 महीने तक। अब प्रॉफिट का बंटवारा कैसे हुआ है, 9:40। क्लियर है, 7 से कैंसिल हो गया कितना बार में, 2 टाइम, 2 से कैंसिल हो गया 4 टाइम, 4 से कैंसिल हो गया कितना, तो आप बोलेंगे सर ये कैंसिल हो गया, सॉरी, अच्छा ए के लिए ही पूछा गया था, तो अच्छा तो 12 मंथ नहीं लीजिए, तो एक्स लेना पड़ेगा, ठीक है, ए के लिए पूछा ही गया था। चलो तो ये कितना आ गया था 4, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 3 3 जा कितना, आप लिख सकते हैं 9, तो एक्स डायरेक्टली वैसे 12 मंथ आ ही गया, मैंने लॉजिक से ही बता दिया, 12 मंथ उसको रहना ही था वैसे, लेकिन आपका सॉल्व करके भी आ गया। मेरे भाई मेरी बात को समझे, वैसे ए कहीं गया नहीं था, तो ए को शुरुआत से ही रहना ही था, लेकिन फिर भी एक बार देख लो मैंने क्या बोला कि अगर ए और बी जो कैपिटल लगाया वो तो 3:7 में लगाया था, बोलो हाँ या ना। और ये जो है बी वो 8 महीने तक रहा, लेकिन ए तो शुरुआत से ही, तो इसको जाना चाहिए था नहीं, ये तो 12 महीने ही करता, ऐसा लॉजिकली हम लोग सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्स लिखा क्योंकि ए का टाइम पूछा ही गया था, और प्रॉफिट का रेशियो 9/40, तो 7 से कट गया 2 बार में, 2 से कितना 4 बार में, और यहाँ 3 से 3 बार में, वैसे भी ये कितना आ गया बाहर, ऐसे भी लॉजिक से लगा देते तो आंसर आ जाता। चलो खैर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा एक और क्वेश्चन है एवरेज का एक शानदार सा क्वेश्चन है, मिस रीडिंग टाइप वाला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस तरीके से आप करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारा क्वेश्चन में रेलवे में डिस्कस किया हूं मैं ऐसा क्वेश्चन को, और आप लोग इसका जवाब जो है बहुत इजीली जो है दे सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, मिस्टेक जो है हो जाती है काउंटिंग के टाइम में, तो उसको आपको ठीक करना है, और बहुत आसान है। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि आपको क्या बोला, द एवरेज ऑफ 9 इंटीजर्स, 9 इंटीजर्स का एवरेज आपको दिया गया है 11, ऐसा दिया गया है, बट
आफ्टर द कैलकुलेशन बोलता है इट वाज डिटेक्टेड दैट बाय मिस्टेक द इंटीजर 33 वाज कॉपीड एज 42। अब देखो होना चाहिए था 33 लेकिन काउंट कितना कर लिया गया 42, तो गलत किए कि नहीं किए, होना 33 चाहिए था, गलती से 42 ले लिए, तो गलती कितना का किए 9 का गलत किए ना, बोलिए हाँ या ना, ज्यादा ना ले लिए 9, तो कम करना होगा 9, तो कितने जगह 9 इंटीजर्स के लिए, तो एवरेज में कितना कम करना होगा, तो 9 में 9 से डिवाइड करिए तो एवरेज में 1 की कमी चाहिए, तो 9 इंटीजर्स का एवरेज अगर 11 है, 1 की कमी करनी होगी, तो करेक्ट एवरेज क्या हो जाएगा, तो करेक्ट एवरेज हो जाएगा 11 माइनस 1, तो आप लिखेंगे 10, मतलब क्या, तो ऑप्शन नंबर हो गया, इतना ही तो करना है, वेरी सिंपल, क्लियर है ना सभी को, अच्छे से जल्दी बताओ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोलता है 300 ग्राम आपके पास शुगर का सॉल्यूशन है जिसमें 40% शुगर है, कितना इसमें शुगर और मिलाया जाए ताकि नए मिक्सचर में 50% सॉल्यूशन जो है किसका हो जाए, शुगर का हो जाए। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है देखो 300 ग्राम आपके पास है, 40% क्या है शुगर है, क्या मिलाने की बात हो रही है शुगर, तो मैंने आपको समझाया है जिसके साथ छेड़छाड़ किया जाएगा वो कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि 300 ग्राम सॉल्यूशन है सर, शुगर सॉल्यूशन, उसमें 40% शुगर दिया गया है, कितना शुगर मिलाया जाए, किसको मिलाने की बात हो रही है, शुगर को, तो शुगर तो मिलाएंगे तो शुगर का एक्चुअल तो चेंज हो जाएगा, हाँ परसेंटेज भी चेंज होगा लेकिन एक्चुअल तो चेंज होगा ना, सिर्फ आपको एक्चुअल पे फोकस करना है। तो आप इसमें अगर शुगर मिला रहे हैं इसका मतलब शुगर का एक्चुअल चेंज होने वाला है, तो आप उसको कभी कांस्टेंट नहीं लेके चलेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को, जो एक्स्ट्रा हम लोग मिलाते हैं वो कभी कांस्टेंट नहीं होता है। तो कांस्टेंट कौन सा होगा, वाटर, तो क्या लिखेंगे कि 300 ग्राम है सर सोल्यूशन, 40% शुगर का है, इसका मतलब 60% इसमें क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा, और ये क्या होगा कांस्टेंट, क्योंकि मिला क्या रहे हैं, शुगर मिला रहे हैं, तो शुगर कितना मिलाए, तो 300 में मान लीजिए x मिलाए, लेकिन वाटर तो नहीं मिलाए हैं, तो वाटर कितना 50% ही लिखा जाएगा, बोलो यस और नो, कहने का मतलब 50% अगर हो चुका है सॉल्यूशन में शुगर, तो वाटर कितना हो जाएगा 50%, क्लियर है ना। वाटर कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि शुगर मिलाए, शुगर चेंज होगा, वाटर क्यों चेंज होगा, तो वाटर का परसेंटेज यहाँ भी लिख दिया मैंने, पहले वाले मिक्सचर के साथ भी दूसरे वाले के साथ भी, हो गया। इस परसेंटेज को परसेंटेज से खत्म करिए, 50 से कट जाएगा कितना बार में, तो आप बोलें सर 6 बार में, 50 छक्का 300, तो 360 बराबर क्या लिखेंगे 300 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 ग्राम, लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप बोलेंगे सर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम किन्हीं को, जल्दी बता दो, फटाफट से बता दो। चलिए गुड, कर लेंगे ना। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, एक मैं बता चुका हूँ इस तरह का, ये होमवर्क देता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्रिसमस पे आप सभी को पहले तो मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ, क्रिसमस स्पेशल सेशन था तो तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं इस तरह से आप लोगों के लिए क्लास लेके आया हूँ, और जल्द ही फिर अगले दिन से यानी कि मंडे से फिर से मैं क्लासेस लेके आऊँगा आप सभी के लिए, नॉर्मल जिस तरह से मैं क्लासेस लेता था, तो बिल्कुल शानदार क्लासेस रहती है, डेली क्लास आप लोग जुड़ा करिए, इवनिंग में 5:30 में ये क्लास डेली चलती है, तो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। डेली जब प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक कॉन्सेप्ट आपके नज़र से गुजरेगा, हर एक कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनती चली जाएगी, और डेली प्रैक्टिस करते 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 एग्जाम के टाइम आते आते आप इस तरह से आपका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा इस एग्जामिनेशन को लेकर के, इस मैथ सेक्शन को लेकर के, कि आप बिल्कुल अच्छा परफॉर्म, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे भाई टाइम से 5:30 में जुड़ जाया करिएगा डेली, और जिनको भी पढ़ना है पूरी बेसिक से चीज़ें वो मेरे साथ दोपहर के 1 बजे जुड़ेगा, पूरी बेसिक से चीज़ें आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए यहीं पे सेशन को एंड करते हैं, आज यहीं पे रोकते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में मंडे से और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now